आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 15 संचार व्यवस्था। ठीक है, संचार व्यवस्था के बारे में आप भली भांति जानते हो, इसका प्रयोग जो आप दैनिक जीवन में होता ही है। तो इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूँ कि संचार व्यवस्था क्या है। ठीक है, संचार व्यवस्था क्या है? हम किसी सूचना या फिर मूल संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी विशेष माध्यम के द्वारा क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संचार व्यवस्था कहते हैं। जैसे मैं इसको प्राचीन काल से समझाता हूँ। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता जो है संचार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, या उसका मूलभूत एक तकनीक है। ठीक है, इसमें क्या होता था, प्राचीन समय में किसी पक्षी के माध्यम से या फिर एक व्यक्ति होता था जिसको हम समधिया बोलते थे या संदेशवाहक बोलते थे, वह पैदल चल के या फिर गाड़ी या घुड़सवारी करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता था, सूचना का आदान प्रदान करता था। ठीक है, लेकिन अब आधुनिक समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो मशीनी तकनीकी पे आधारित जो सिस्टम है, उन्होंने संचार व्यवस्था का मतलब संदेशवाहक का काम किया है। जैसे कि टेलीविजन है, टेलीफोन हो गया है, रेडियो हो गया है, वर्तमान में तो फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब किसका कार्य करते हैं, संदेशवाहक का कार्य करते हैं। हम मोबाइल में कॉल करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत सारे। तो ये सारी चीजें क्या है, संचार व्यवस्था। ठीक है, अब इस संचार व्यवस्था के अंतर्गत हमारे अध्याय 15 में कुछ मूल शब्दावली है, उनको मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं सूचना के बारे में। सूचना क्या है भाई? सूचना जो है बातचीत, भाषण या फिर हमारा जो पेंटिंग, जो चित्र बनाए हैं, उनको क्या करना है, या फिर आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिनको भेजना है, वही क्या कहलाएंगे, सूचना कहलाएंगे। जैसे हमसे किसी से बातचीत करना है या फिर हमें एक कॉपी का नोट से भेजना है, वो क्या हो जाएंगे, सूचना कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या है? ट्रांसड्यूसर शब्द से स्पष्ट है कि ये ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या है, उस रीति को हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो क्या करता है, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे कि क्या करता है, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। हम जब बात करते हैं मोबाइल से, तो हमारी जो ध्वनि ऊर्जा दूसरे व्यक्ति तक जाता है, तो क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, विद्युत ऊर्जा जा रहा है, वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। फोटो सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या है, ट्रांसड्यूसर है, जो क्या करता है, बदलने का काम करता है, रूपांतरण का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है संदेश सिग्नल। अगला है संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल क्या है, सूचना या फिर संदेशों का जो वैद्युत रूप है, जो भी हम भाषण दे रहे हैं या फिर हमारा चित्र है या फिर हमारा जो ध्वनि है, उसका वैद्युत रूप क्या कहलाएगा, सूचना संदेश कहलाएगा या संदेश सिग्नल कहलाता है। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या की परिभाषा क्या है भाई? एनालॉग सिग्नल हम उस सिग्नल को कहेंगे जिसमें विद्युत धारा या फिर वोल्टेज जो है समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो समय का क्या होता है, सतत फलन होता है, समय के अनुरूप एनालॉग सिग्नल जो हो परिवर्तित होते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एफ टी बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, जहाँ ए क्या है, सिग्नल का आयाम है। कोई भी जो विद्युत सिग्नल होगा या विद्युत चुंबकीय सिग्नल होगा, ओमेगा क्या होगा, कोणीय आवृत्ति होगा, आवृत्ति। ठीक है, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आयाम और आवृत्ति होगा, जो एनालॉग सिग्नल रहेगा। ठीक है, डिजिटल एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो उसके उदाहरण में क्या होगा, जो भी हम सूचना या फिर संदेश दिए हैं, उनका जो है या फिर भाषण है, उसमें जो है परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को कुछ उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से हम परिवर्तित धारा या फिर वोल्टेज में क्या करेंगे, परिवर्तन करने से प्राप्त जो सिग्नल होगा वो क्या है, एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। मतलब जो भी जैसे कि ध्वनि या फिर भाषण है या फिर जो चलचित्र है या फिर फोटो है, ठीक है, उसका क्या करना है, एक उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम जो धारा परिवर्तित या फिर वोल्टेज परिवर्तित सिग्नलों में जो परिवर्तित करेंगे, वो जो होगा एनालॉग सिग्नल का उदाहरण होगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल उस सिग्नल को कहेंगे जो समय या फिर समय का असतत फलन होगा, धारा और वोल्टेज का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। यह जो है द्विआधारी अंक 0 और 1 पर आधारित है। ये एक अंकी सिग्नल होता है जिसमें 0 और 1 को लिया जाता है। ठीक है, मतलब 0 और 1 से मतलब ऑन और ऑफ। जैसे कि जो हम गेट के बारे में पढ़े थे, लॉजिकल गेट, उसमें जैसे ऑन ऑफ सिस्टम, तो वही डिजिटल सिग्नल का एक अंग है या फिर उसका एक क्या हुआ,
उसका भिन्न अंग है बोल सकते हैं, उसका एक पार्ट है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल का अगर उदाहरण समझेंगे तो क्या है, डिजिटल सिग्नल में जो पुस्तक या डिजिटल कंप्यूटर का निर्गत या फिर फैक्स आदि से प्राप्त सिग्नलों को जो है से प्राप्त सूचनाओं को अंकीय सिग्नल के रूप में या फिर डिजिटल सिग्नल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। डिजिटल सिग्नल में मुख्य से दो द्विआधारी अंक होते हैं, वो है 0 और 1, ठीक है, ऐसा समझ में। इसके अलावा कुछ कुछ और छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, मैं उनको बता देता हूं, जैसे कि है रव या फिर शोर। रव या शोर क्या है, रव या जो शोर है एक अवांछित विद्युत सिग्नल है जो क्या कहते हैं अज्ञात या फिर ज्ञात कारणों से जो हम मूल सिग्नल है या मूल संदेश है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, उसके साथ क्या हो जाते हैं, वो अध्यारोपित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और हमारे वांछित सिग्नल को प्रसारित होने में या पहुंचाने में वो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसके साथ कुछ व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप कभी कभी हम मोबाइल वगैरह से कॉलिंग करते हैं तो कुछ अजीब से और आवाज आते हैं, जो मिक्स आवाज आती है, वही क्या है, रव या शोर है, ठीक है। इसके अलावा है प्रवर्धन, एक चीज है प्रवर्धन। प्रवर्धन का कार्य क्या है, प्रवर्धन से मतलब जानते हैं उसकी आयाम में वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा ध्वनि या फिर चित्र या फिर भाषण रहता है, ठीक है, उनकी अगर आवृत्ति कम और उन्हें हमें बहुत दूर तक हमें संप्रेषण करना, उसको भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस न्यूनतम आवृत्ति के ध्वनि को या उसके आयाम को हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो उसकी तीव्रता या आयाम में वृद्धि करता है, उसका कार्य वो है प्रवर्धन, ठीक है, या फिर प्रवर्धक भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रेषित्र। प्रेषित्र का मतलब क्या होता है, प्रेषित्र का कार्य क्या है, जो भी हमारे पास जो सूचना है, मूल संदेश है, उसको क्या करना है, प्रेषित करना है, यहाँ से किसी दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक माध्यम होता है, तो वो क्या करता है, प्रेषित्र का कार्य के मूल संदेशों या सूचनाओं को एक चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाने का कार्य करना या फिर तैयार करना होता है। जैसे कि अब हमें यहाँ से रायपुर जाना है, तो हमारे लिए माध्यम क्या है, मोटरसाइकिल, कार, बस, साइकिल, ट्रेन, ये हो सकता है, ठीक है, ये हमारा माध्यम है क्योंकि हम मूल है, हमें वहाँ काम है, लेकिन हम तो वहाँ आसानी से जा नहीं सकते, कम समय में हमें जाना है, इसके लिए एक माध्यम होगा, ठीक है। तो एक माध्यम होगा जिसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है। तो चैनल शब्द अब समझ गए, ठीक है, ये हो गया चैनल का भी। उसके बाद है इसमें मॉड्यूलन, ठीक है, और एक है विमॉड्यूलन, मॉड्यूलन और एक है विमॉड्यूलन। मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन क्या है, देखिए मॉड्यूलन के में क्या होता है, जो निम्न आवृत्ति की तरंगों को हमें क्या करना है या सिग्नलों को बहुत दूर तक संप्रेषित करना है, ठीक है, जिसमें प्रवर्धन का कार्य होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें जो उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ, जैसे कि बस क्या उच्च आवृत्ति हाई स्पीड वाला है, जैसे हमें जाना है रायपुर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हाई स्पीड जल्दी जाने के लिए तो एक वाहक तरंग होता है, जैसे कि बस या बाइक जो है हाई स्पीड वाला है, तो उच्च आवृत्ति की तरंगों के साथ, वाहक तरंगों के साथ क्या करेंगे, जो निम्न आवृत्ति की तरंगों, जो वांछित तरंग है जिनको हमें पहुंचाना जरूरी है, उसके साथ अध्यारोपित करेंगे। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब है विमॉड्यूलन। विमॉड्यूलन में क्या होगा, ये मॉड्यूलन का जस्ट उल्टा होता है। अब हमने क्या किया है, जैसे कि हमें रायपुर जाना है, हम बाइक में गए, अब हमें किसी विशेष घर में जाना है या किसी संस्था में जाना है, वहाँ कॉलेज, स्कूल या फिर जो भी जगह जाना है, विधानसभा जाए, तो अब हम क्या करेंगे, उस बाइक से नीचे जाएंगे, उतरेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, जो संस्था में हमें क्या रहेगा। तो विमॉड्यूलन में क्या होगा, जो वांछित सिग्नल जो है जिस वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित हुआ है, विमॉड्यूलन का कार्य है उस वाहक तरंगों से जो निम्न आवृत्ति के जो वांछित सिग्नल है, जो उपयोगी सिग्नल, उसको अलग करना, वो क्या है, विमॉड्यूलन है, ठीक है, आया समझ में। अब जो है कुछ संचार व्यवस्था के अवयवों से संबंधित परिभाषाओं को देख लेते हैं, ठीक है। संचार व्यवस्था के अवयव, अगर पेपर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस अध्याय से, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन दे दिए रहेंगे 2 नंबर वाले कि प्रेषित्र और चैनल या फिर अभिग्राही को स्पष्ट कीजिए, या मॉड्यूलन क्या है, विमॉड्यूलन क्या है, प्रवर्धक क्या है, इस टाइप के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि प्रेषित्र के बारे में हमने बताया है, प्रेषित्र क्या करते हैं, सूचनाओं को प्रेषण करने का काम करते हैं, पहुंचाने या फिर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या है, स्रोत से प्राप्त जो संदेश सिग्नल है, मूल सिग्नल को जो है चैनल के द्वारा उसको आगे पहुंचाने के लिए योग्य बनाना, ठीक है। इसमें प्रेषित्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रेषित्र में
इसमें जो मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होंगे, इसके जो मुख्य अवयव हैं, तो प्रेषित्र में सबसे पहले तो है एक ट्रांसड्यूसर होगा, एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है दूसरा चीज है, इसमें एक मॉड्यूलक होता है, ठीक है। एक मॉड्यूलक होगा, उसके बाद होगा प्रवर्धक और एक चीज होगा एंटीना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेषित्र के जो मुख्य अंग है वो है, देखिए यहाँ पे प्रेषित्र के जो मुख्य अंग है वो है, पहला है ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलक और है प्रवर्धक और क्या है एंटीना, ठीक है। तो जो भी हम सूचना को जिसको प्रेषण करें, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जैसे कि हमारा जो सूचना कैसा है, एनालॉग है, कैसे जैसे ध्वनि तरंगे हैं या फिर एक पेपर में जो एक डाटा है, ठीक है, उसको ट्रांसड्यूसर जो है विद्युत तरंगों में परिवर्तित करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को। उसके बाद मॉड्यूलर क्या करेगा, वाहक तरंगों के साथ जो निम्न आवृत्ति तरंगों को वाहन करके उसको पहुंचाने का कार्य करेगा। प्रवर्धन क्या होगा, उसको थोड़ा सा उसकी आवृत्ति या आयाम को बढ़ाएगा। एंटीना का कार्य क्या है, वो संप्रेषित करता है, आगे पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद है चैनल, दूसरा है इसमें है, ये हो गया दूसरा चैनल। चैनल का कार्य हमने बताया था, चैनल क्या है भाई, एक भौतिक माध्यम है जो अभिग्राही और प्रेषित्र के मध्य एक संयोजन का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, ये जो है प्रेषित्र और अभिग्राही, अभिग्राही कौन है, जिसको हमें सूचना भेजना है, जो प्रेषित्र जो है वो सूचना भेजेगा, अभिग्राही इनके मध्य क्या करता है, एक कनेक्शन बनाता है, ठीक है। अभिग्राही और प्रेषित्र के मध्य एक कनेक्शन बनाएगा, उसका कार्य है चैनल। तो चैनल कैसा हो सकता है, चैनल जो हो सकता है एक भौतिक माध्यम में जो एक तार हो सकता है या फिर समाक्षी केबल हो सकता है या फिर वायरलेस सिस्टम हो सकता है। जैसे तार की हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हमें हमारे पास बैटरी है एक जगह और एक जगह लाइट है, तो दोनों क्या हो गया, बैटरी क्या है विद्युत धारा को प्रेषित करने का कार्य करेगा, जबकि लाइट क्या हमें प्रकाश प्राप्त देगा। तो उन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तार कर रहा है, ठीक है। दूर एरिया में हमें लाइट प्रकाश चाहिए, तो ये हो गया चैनल, कौन हो गया चैनल या माध्यम, ठीक है। समाक्षी केबल, जैसे कि समाक्षी केबल में क्या होता है, समाक्षी केबल में जैसे कि हमारे पास छतरी है, डिश टीवी है और ये हमारे पास टीवी है, तो हमें क्या करना है, तो समाक्षी केबल क्या करे, एक माध्यम का कार्य करे। वायरलेस सिस्टम भी होता है, वायरलेस सिस्टम में क्या होगा, जैसे कि दूर दराज सिग्नल को जो है हमारे तक आना, जैसे मोबाइल में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करें तो वो भी एक माध्यम है, लेकिन वो वायरलेस सिस्टम है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ये है चैनल। उसके बाद है अभिग्राही। अभिग्राही का अगर हम कार्य देखते हैं तो अभिग्राही क्या है, जो मूल संदेश या सिग्नल है जिसको किसी श्रोता तक या फिर जो उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का कार्य करेगा, वो है अभिग्राही, ठीक है। वो मूल सिग्नलों को क्या करते हैं, अलग करके संदेश प्राप्त करता तक उसे पहुंचाता है। जो वाहक तरंगों से वो क्या करेगा, जो मूल सिग्नल है उसको जो है पहुंचाएगा, ठीक है। तो अभिग्राही में क्या क्या होता है, अभिग्राही में एक तो होता है एंटीना होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें प्रवर्धक होता है, वी मॉड्यूलक होता है और एक होता है ट्रांसड्यूसर। तो इसका कार्य क्या है, सबसे पहले जो प्रेषित्र के जो एंटीना से प्राप्त सिग्नलों को जो है अभिग्राही का जो एंटीना है उसको प्राप्त करेगा। उसके बाद वो प्रवर्धन का कार्य करेगा। प्रवर्धन में यहाँ पे उसका आवृत्ति को कम करेगा ना, पहले क्या था ज्यादा प्रवर्धन हुआ था सिग्नल, अब वो कम करेगा। उसके बाद वी मॉड्यूलक क्या करेगा, वाहक तरंगों को और मूल तरंगों को अलग अलग कार्य करेगा। उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, फिर से विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों की या फिर जैसे कि एक डाटा है एक पेज प्रिंट आउट करना, उसके रूप में ट्रांसड्यूसर फिर से चेंज करेगा। तब क्या होगा, अभिग्राही तक हम प्राप्त करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज कोई डाटा है उसको हमें प्राप्त करना है, तो इस टाइप से इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंटीना के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एक शब्द आया था एंटीना, एंटीना का कार्य क्या है भाई, एंटीना क्या है, एंटीना एक ऐसी भौतिक युक्ति है जो रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करते हैं या फिर अभिग्रहण करते हैं। जो एंटीना क्या करते हैं, जो रेडियो तरंगों को या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जन करते हैं या फिर अभिग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सेटअप बॉक्स वाले जो एंटीना वो क्या करते हैं, अभिग्रहण करने का कार्य करें, ठीक है, जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसको अभिग्रहण करें। लेकिन हो सकता है जैसे कि रायपुर आकाशवाणी
शंकर नगर में क्या है, जो एंटीना वो क्या उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका उत्सर्जन का? रेडियो तरंगों का, तभी तो छोड़ रहा है और हमारे यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो एंटीना का कार्य है रेडियो तरंगों का उत्सर्जन अभिग्रहण दोनों कर रहे हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ये दो प्रकार के हैं, एक जो होता है हर्ट्ज एंटीना और दूसरा है मार्कोनी। ठीक है, दो प्रकार के। देखिए अब हम बात करते हैं एंटीना में क्या दो प्रकार है, एक है हर्ट्ज एंटीना और दूसरा मार्कोनिक एंटीना। हर्ट्ज एंटीना जो एक चालक होता है जिसकी लंबाई जो है प्रेषित की जाने वाली या फिर उत्सर्जित की जाने वाली अभिग्राही की जाने वाले रेडियो तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का जो क्या होता है आधा होता है, तो इसकी लंबाई जो होगा λ/2 के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा मार्कोनिक एंटीना भी एक चालक तार होता है जिसकी लंबाई जो है प्रेषित की जाने वाले रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य के जो है लैम्डा का 1/4 होता है। ये होता है मार्कोनिक एंटीना। ठीक है, इनके बारे में केवल ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं पूछा जाता है। अगर हम मार्कोनिक एंटीना की बात करते हैं तो इसको ऊर्ध्वाधर रखा जाता है तथा जिसका निचला सिरा जो है जमीनीकृत होता है या पृथ्वी से जुड़ा होता है। कौन? मार्कोनिक एंटीना। हर्ट्ज एंटीना जो है पृथ्वीकृत नहीं होता, वो अलग से स्वतंत्र रहता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की बात करते हैं, जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल, तो जो पृथ्वी सतह से, देखो पृथ्वी सतह जहाँ पे हम रहते हैं वहां से 400 किलोमीटर की ऊपर तक की ऊंचाई जो है वो हम वायुमंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब है, इनका सब मिश्रण है। इसी को क्या बोला गया है? वायुमंडल कहा गया है। तो पृथ्वी की सतह की ऊंचाई के साथ साथ जो वायुमंडल या फिर वायुओं का घनत्व है वो कम होते जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं घनत्व कम होते जाता है। तो वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया पृथ्वी का। जो पहला है क्षोभ मंडल है, उसके बाद है समताप मंडल और उसके बाद है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो क्षोभ मंडल है, समताप और मध्य मंडल, इनका जो है प्रयोग जो है अभी अध्याय 15 में हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संचार व्यवस्था में इनका जो है कम उपयोग होता है। मुख्य तौर पे है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई जो है 65 किलोमीटर से लेकर जो 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई है उसमें आयन मंडल समाहित होते हैं। आयन मंडल का कार्य क्या है, या आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहा गया है? कि जो वायु की जो है बहुत सारे जो गैसों के कण हैं, जो सूर्य से आने वाले उच्च तीव्रता के जो विकिरणें हैं या फिर परावैक्निक किरणों से जो गैस के अणु जो है आयनित हो गए, इसलिए इन्हें आयन मंडल कहा गया। ठीक है, आयन मंडल का जो है डिजिटल संचार में, सूचना प्रसार में बहुत ज्यादा योगदान है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका को स्पष्ट कीजिएगा। कि ठीक है, क्या प्रश्न पूछेगा? रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका। तो देखिए आयन मंडल में क्या होता है, मान लेते हैं ये आयन मंडल इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये इसमें गैसें जो है आयनित हो गई। अब हम ये पृथ्वी सतह से यहाँ से मान लेते हैं हम एक सूचना का क्या कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं। एक हमारे पास एंटीना जहाँ पे हम सूचना को जो है रेडियो तरंगों को प्रेषित कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि आयन मंडल में क्या होता है वो गैसों का आयनित हो जा रहता है और बहुत सारे परत बन जाते हैं, सघन, विरल, विरल ऐसे करके। निचला वाला परत जो क्या होता है सघन, फिर कम सघन, उसके बाद विरल। ठीक है, ये अधिक विरल रहेगा और ये सॉरी विरल, फिर उसके बाद और विरल, अधिक विरल, इस टाइप से बहुत सारे परत बन जा रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी हम तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों या रेडियो तरंगों का जब प्रसारण करते हैं तो क्या होता है, जो भी तरंगे जो हैं जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है वो दूर हटते जाता है। तो जो रेडियो तरंगों का जो हम प्रसारण करते हैं वो विभिन्न परतों के लिए क्या होता है इस प्रकार से दूर हटते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो जो है दूर हटते जाएंगे और एक ऐसी स्थिति आ जाता है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक, क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है और जो सिग्नल जो हमको जिसको प्रेषित करना होता है वो वापस क्या हो जाता है अपनी सतह पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये हमारा प्रेषित्र है और ये अभिग्राही। तो होता क्या है, आयन मंडल का कार्य क्या है, जो हम एक जगह से हम क्या है
किसी प्रेषण करते हैं, जो सूचना जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का या सूचना का सिग्नल का प्रेषण करते हैं, आयन मंडल से वो परावर्तित होके वो पुनः जो होगा अभिग्राही तक पहुंच जाता है। इसमें क्या है, हम एक ही स्थान से सूचना का संप्रेषण कर रहे हैं और उसके कई स्थानों तक उसके एक विशेष रेंज में सूचना क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो आयन मंडल जो है इस प्रकार से एक हमारे लिए सूचना सिस्टम के लिए, संचार व्यवस्था के लिए या फिर डिजिटल सिस्टम के लिए एक बढ़िया सा हमारा काम करता है, मतलब एक माध्यम का कार्य करता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। देखिए, हमें जो भी संदेश सिग्नल जो है वो संदेश उसको प्रेषित करना है और अभिग्राही तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पहले तो उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और उसका संचरण करना होता है, मतलब एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है, उसे हम संचरण कहते हैं। तो वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। इनकी जो 3 प्रकार की विधियां होता है, पहला विधि है भू तरंग संचरण, उसके बाद है व्योम तरंग संचरण और तीसरा है आकाश तरंग संचरण। ठीक है, भू तरंग संचरण में क्या होता है, इसमें जो प्रेषित्र और अभिग्राही जो होंगे भूमि सतह पे या फिर भूमि के पृष्ठ पे ही उपस्थित होते हैं, मतलब उनकी जो ऊंचाई जो है भूमि सतह से लगभग 20 फीट 30 फीट या 40 फीट तक के ही रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भू तरंग संचरण में रेडिएट तरंग जो है पृथ्वी तरह के सतह के अनुदिश होता है। तो भू तरंग संचरण में क्या होता है, इनकी आवृत्ति जो है इसमें जो है 1.5 मेगाहर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति है, इस प्रकार की तरंगों का जो है हम संचरण कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कम आवृत्ति की तरंगों को ही हम क्या करते हैं, कम दूरी तक संप्रेषित कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे वायरलेस फोन वगैरह, वायरलेस क्या है, हमारे पास कोई माइक सिस्टम है, डेकोरेशन सिस्टम है, एक व्यक्ति एक जगह माइक पकड़ा हुआ है और दूसरे जगह स्पीकर है, जैसे कि कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो वो क्या होता है, भू तरंग संचरण का उदाहरण। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रेषक जो है वो माइक में, माइक्रोफोन में क्या कर रहा है, अपना ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लाउड स्पीकर जो है फिर से विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में उत्पन्न करे, वो कहाँ पे होते हैं, पृथ्वी सतह पे होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे भू तरंग संचरण। ठीक है, उसके बाद आता है व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण में क्या होता है, इसमें जो है रेडियो तरंगों का जो संचरण है आयन मंडल से परावर्तित होकर कहाँ तक जाता है, विभिन्न स्थानों तक पहुंचता है, इसे हम व्योम तरंग संचरण कहते हैं। जो आयन मंडल की जो भूमिका क्या है, एक जगह प्रेषित से जो सिग्नलों को संप्रेषित किया जाएगा, उसके बाद आयन मंडल से वो परावर्तित होकर अभिग्राही तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेषित के द्वारा जो दिया गया सिग्नल केवल यहाँ पे जाएगा, इसका कार्य इधर भी आ सकता है, ऐसे बाहर आएगा इधर, मतलब चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, तो ये है व्योम तरंग संचरण जो आयन मंडल से परावर्तित होके जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है तरंगों की जो आवृत्ति जो होगा वो 3 मेगाहर्ट्ज से कहाँ तक जाता है, ये जो है 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक के। ठीक है, 30 क्या है मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले तरंगों का क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, फिर संचारण करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण में क्या होता है, वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से एक सरल रेखा में चलकर कहा जाएगा, संचार उपग्रह में परावर्तित होकर किसी दूसरे अभिग्राही तक के एंटीना तक पहुंचता है, तो इसको हम कौन सा तरंग संचरण कहते हैं, आकाश तरंग कहते हैं। तथा रेडियो तरंगों की इस प्रकार के संचरण को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। इसमें क्या होगा, आकाश तरंग संचरण में जिसमें एक एंटीना है, ठीक है, ये एंटीना जो है काफी बड़ा साइज का रहेगा। ठीक है, और इसमें जो तरंगे जो होंगी बहुत निम्न आवृत्ति की तरंगे सीधा कहाँ जाएगा, संचार उपग्रह के पास जाएगा, संचार उपग्रह से परावर्तित होकर किसी दूसरे एंटीना के पास जाएगा, जो क्या कहलाएगा, अभिग्राही एंटीना कहलाएगा, और एक जो होगा प्रेषित्र एंटीना। ठीक है, और तो इस प्रकार के तरंग संचरण को आकाश तरंग संचरण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो निम्न आवृत्ति की तरंगों का हमें क्या करना रहता है, प्रसारण करना होता है। तो इसके लिए क्या करता है, जो निम्न आवृत्ति की तरंगे जो आयन मंडल को सीधा पार करके सीधा कहाँ चले जाते हैं, उपग्रह संचार। उपग्रह संचार परावर्तित करके दूसरा एंटीना जो अभिग्राही एंटीना वहां तक इसको पहुंचाता है। तो इस प्रकार के तरंगों को आकाश तरंग, तो इस सिस्टम को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया। आकाश तरंग संचरण में जो होगा, इसमें जो है 30 या फिर 40 मेगाहर्ट्ज से जो उससे अधिक की आवृत्ति वाले तरंगों को जो है यहाँ पे प्रसारण किया जाता है या फिर संचारित किया जाता है। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया।